नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक का आज एंड होने वाला है। आज विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में यह साफ हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को सीएम पद का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन सिर्फ 3 नेता ही इस शपथ ग्रहण में शपथ लेंगे। ये नेता कौन होंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। इस तमाम खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी खींचतान चल रही थी, कहा जा रहा है कि शिंदे अब बीमार थे और वापस लौट चुके हैं और पावरफुल नजर आ रहे हैं। क्या बीजेपी ने शिंदे के आगे हथियार डाल दिए हैं? क्या शिंदे की मनमानी काम आ गई है? नहीं, इसे हथियार डालना या कोई आगे होना या पीछे होना नहीं कह सकते। देवेंद्र फडणवीस जी ने पहले फोन पे बातचीत की और तबीयत का हाल जाना, और उसके बाद वो मिलने भी गए। दोनों नेताओं से 1 to 1 बातचीत हुई और उसके बाद सारी चीजें सेटल हो गई। जो भी विवाद नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते कि जो भी बार्गेनिंग चल रही थी कि भाई मुझे अगर मुख्यमंत्री पद नहीं दिए तो कम से कम गृह मंत्री दे दीजिए, तो वो चीजें रिजॉल्व हो गई हैं। तो क्या शिंदे को गृह मंत्रालय दे दिया जाएगा अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता? क्योंकि शिंदे गुट तो लगातार ये कह रहा है ना कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो गृह मंत्रालय उन्हें चाहिए ही चाहिए, और गृह मंत्रालय नहीं दिया तो बगावत लाजमी है। नहीं, गृह मंत्रालय, जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तो हालांकि सूत्रों के हवाले से ही जानकारी है, गृह मंत्रालय नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ और पावरफुल मिनिस्ट्रीज दी गई है और कुछ भविष्य के वादे हैं, उसमें प्रोमिसेस हैं। देखिए, बात ये नहीं है, अगर कोई भी दूसरा राज्य होता तो 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और एक निर्दलीय ने समर्थन का ऐलान किया तो 133 है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो अजीत पवार की पार्टी के साथ मिलकर आराम से सरकार बना सकती थी। 41 सीट। लेकिन इसके बावजूद भी वो एकनाथ शिंदे को लूज नहीं करना चाहती, और इसका कारण समझना होगा कि क्यों शिंदे बार्गेन कर रहे थे, या क्यों शिंदे पावरफुल हैं, या बीजेपी के लिए जरूरी क्यों है। अगले साल महाराष्ट्र मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है। अब सबसे अमीर अगर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो मुंबई का है। बिल्कुल 60,000 करोड़ का सालाना बजट है, और ऐसा कहा जाता है कि जो पार्टी बीएमसी में जो सत्ता में रहती है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहती है। अब जो शिंदे हैं, इनकी ताकत कहां है, इनकी जमीन मजबूत कहां है? मुंबई, ठाणे या कोंकण, यही रीजन में। और कोंकण के बहुत सारे लोग, अब ठाणे के जो पालघर साइड हो, वाणगांव साइड हो, इस तरह के लोग बहुत मुंबई में रहते हैं, उनकी बहुत अच्छी खासी तादाद है। तो शिंदे वहां पे मजबूत हैं। अगर बीएमसी इलेक्शन बीजेपी को जीतना है तो शिंदे को साथ रखना होगा, पहली शिंदे गुट तो लगातार ये पंकज जी कह रहा है ना कि चुनाव अगर बीजेपी इतनी मजबूती से जीती है और महायुति अगर जीती है तो वो उनकी नीतियों की वजह से जीती है, तो इसलिए पावरफुल शिंदे को किया जाए। बीजेपी अपने नेताओं को आगे ना बढ़ाकर वो शिंदे को आगे बढ़ाए। लगातार ये तो क्लियर कह रहे हैं महायुति के वो शिवसेना के नेता। और अजीत पवार तो देखिए, अजीत पवार भी शायद उन्होंने माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। वो अब खबर तो सूत्रों के हवाले से ये आ रही है कि अजीत पवार भी अब पावरफुल पोर्टफोलियो मांग रहे हैं, उनको भी अच्छे मंत्रालय चाहिए। नहीं तो अच्छे मंत्रालय, अब तो फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल ही गया, तो अब किस बात के लिए और क्या रुके हुए? इससे ज्यादा पावरफुल क्या हो सकता है? देखिए, अजीत पवार सेटल्ड है, उनके साथ सारे इशू रिजॉल्व कर लिए गए हैं। एकनाथ शिंदे के साथ भी अब है। मैं ये बता रहा था कि एकनाथ शिंदे क्यों जरूरत है, देवेंद्र फडणवीस खुद क्यों मनाने गए, बहुमत में होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे को क्यों नहीं नेग्लेक्ट कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी। जो एक तो बीएमसी का इलेक्शन है, दूसरी बात यह है कि एकनाथ शिंदे मराठा समुदाय से आते। 2024 में जो महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट है उसके अनुसार महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या के 28% मराठा है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में मराठाओं की नाराजगी नहीं मोल ले सकती, तो इस वजह से भी एकनाथ शिंदे जरूरी थे। इसलिए एकनाथ शिंदे बार्गेनिंग पोजीशन में भी थे। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं, देखिए, एकनाथ शिंदे के भी स्टेक्स दांव पर लगे हुए हैं। ऐसा नहीं किसी बीजेपी को ही एकनाथ शिंदे की जरूरत है, एकनाथ शिंदे को ही भाजपा की जरूरत है। आप कह रहे हैं ना कि एकनाथ शिंदे के नीतियों की वजह से बीजेपी जीती। जब एकनाथ शिंदे नहीं भी थे, जब भारतीय जनता पार्टी अकेले भी लड़ी थी महाराष्ट्र में, तब भी 122 सीटें।
पंकज जी, खबरें तो ये आ रही हैं कि महायुति में सब कुछ ठीक हो गया है, फडणवीस ने शिंदे को मना लिया है, लेकिन मैं हाल फिलहाल में एक बाइट सुन रही थी जिसमें शिंदे से सवाल जवाब किए जा रहे थे कि या क्या आप सहमत हैं जो चीजें चल रही हैं उनसे, तो उन्होंने साफ कहा था जो मोदी और शाह जो फैसला लेंगे मैं उनके साथ खड़ा हूं, महायुति में सब कुछ ठीक है। लेकिन उनके चेहरे पर एक शिकन नजर आ रही थी और पत्रकारों ने जब गृह मंत्रालय का सवाल उनसे किया तो वो काफी भड़क गए। शिकन क्यों थी वो आप समझिए। विरासत की जंग एकनाथ शिंदे जीत चुके हैं, मतलब लगभग दुगनी सीटें आई हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के मुकाबले। बिल्कुल। तो वहां तो चीज सेटल हो गया कि बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे। लेकिन हाँ, अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद नहीं मिले या फिर होम मिनिस्ट्री नहीं मिले या फिर कोई पावरफुल मिनिस्ट्री नहीं मिले, तो कल को जाकर लोग ये भी कह सकते हैं कि ये कैसा उत्तराधिकारी है, ये तो बीजेपी के सामने घुटने टेक दिया इसने। और शिंदे को एक चीज और है, जब वो पावरफुल मिनिस्ट्री में सरकार में पावरफुल रहेंगे तभी महाराष्ट्र में अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से स्टेबल कर सकेंगे। क्योंकि फिर इनकी पार्टी क्या होगा ना कि कल को जाके हमेशा ये खतरा बना रहेगा कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में टूट फूट का खतरा बना रहेगा। तो पार्टी पर पूरी कंट्रोल हो बाला साहब ठाकरे की तरह, इसके लिए जरूरी है कि एकनाथ शिंदे बहुत पावरफुल हो। और इसलिए वो उनकी भी मजबूरी है कि अपने लोगों को अच्छे पोर्टफोलियोज दिलाएं, खुद इतने पावरफुल हो कि पूरी पार्टी को बेहतर तरीके से संचालन कर सके, कंट्रोल कर सके। बिल्कुल। तो इसलिए इनके अस्तित्व के लिए भी ये जरूरी था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें जरूर, लेकिन इतने ताकतवर तो जरूर रहें कि इनका एक स्वतंत्र अस्तित्व हो और कल को जाके ये अपने आप को स्टैब्लिश कर सके। तो उसीलिए देखिए, महायुति में टूट फूट का कोई खतरा नहीं था, ऐसा नहीं था ये कोई इधर उधर जा सकता था, ये सब प्लांटेड खबरें। लेकिन अंदर अंदर जो भी खतरा था जरूर देखने के लिए मिल रही है। कल शाम एक बड़ी बैठक होने वाली थी महायुति की, कहा जा रहा था फडणवीस शामिल होंगे, शिंदे शामिल होंगे, अजीत पवार शामिल होंगे, तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने वाले थे। बहुत गर्मजोशी से तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन रात होते होते एक भी नेता बैठक में नहीं पहुंचा और बैठक ही कैंसिल कर दी गई और आज विधायक दल की बैठक डायरेक्ट बुला दी गई। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उसे बाहर दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही है। और अगर ये अंदर अंदर जो बवाल मचा हुआ है और आने वाले वक्त में ये बवाल कहीं महायुति के लिए घातक ना बन जाए। देखिए, जिसे आप उथल पुथल कह रही है ना, उसे मैं बार्गेनिंग कहता हूं। जब भी कोई गठबंधन बनता है ना, तो वो बंद दरवाजे के अंदर या जो मीटिंग होती है उसमें बहुत तरह की बार्गेनिंग होती है। ऐसा नहीं था कि गए थे उद्धव ठाकरे तो सीधे उनको सारे पोर्टफोलियोज और सीएम पद और चुपचाप सब कुछ दे दिया, वहां भी बार्गेनिंग हुई होगी। तो शिंदे की बीमारी बार्गेनिंग का हिस्सा थी क्या? अब बीमारी तो थी, लेकिन बार्गेनिंग भी चल रही थी। मैं ये नहीं कहूंगा, ये बीमार भी थे और लेकिन यही है कि स्ट्रेस की वजह से हो सकता है तबीयत ज्यादा खराब हो, लेकिन जब बार्गेन आप करते हैं, लेन देन करते हैं, तो ये बहुत माइंड गेम है, बहुत तरीके से। सामने वाला देखिए ना कि शिंदे एक तरफ अकेले जो बार्गेन कर रहे होंगे, या फिर सामने वाला अमित शाह जैसा पावरफुल आदमी होगा, विनोद तावड़े जैसा महासचिव होगा, भूपेंद्र यादव जैसा आदमी होगा, देवेंद्र फडणवीस होंगे। ये सारे हार्ड बार्गेनर हैं, ये अलग अलग तरीके से दबाव बना रहे हैं और उसी दबाव के बीच शिंदे को अपनी बात भी मनवानी है और कहलवानी भी है। और बाहर ये भी नहीं बताना है कि हम सब में बिल्कुल सब बिखराव है, हम अलग हो रहे हैं, ये भी नहीं करना। तो ये एक मेंटल स्ट्रेस होता है जो उस पोजीशन में जो पॉलिटिशियंस हैं। या फिर ऐसे भी शिंदे को भी पता है अगर बीजेपी का साथ छोड़ेंगे तो ना घर के रहेंगे ना घाट के। नहीं, बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे और बीजेपी को भी पता है कि आज की तारीख में अगर शिंदे हमसे अलग हुए तो एक तो बीजेपी की छवि बनेगी कि यूज एंड थ्रो करता है, ये किसी पार्टी को मिला लेता है और जब मतलब निकलने पे भगा। दूसरी बात है कि शिंदे स्ट्रांग मराठा नेता है। ये जरांगे पाटिल का जो अनशन चला मराठा आरक्षण को लेकर, उस एरिया में शिंदे की वजह से बीजेपी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। कुल 41 सीटें ऐसी हैं जहां मराठाओं का प्रभाव है। उस 41 में से करीब 35 या 36 सीटें महायुति ने जीती, जबकि उस एरिया में शरद पवार का बहुत स्ट्रांग होल्ड था। तो वो बोला जा रहा है कि ये जीती है इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे एक स्ट्रांग मराठा नेता थे जो नेतृत्व कर रहे थे। क्योंकि ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस से मराठा मानेंगे इसमें बहुत कम उम्मीद थी, लेकिन चूंकि अजीत दादा पवार भी थे मराठा, उसके बाद एकनाथ शिंदे भी थे, तो उन 41 सीटों को मैनेज करने में काम आया। दोनों एक दूसरे की जरूरत है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एक पावरफुल है दूसरा नहीं है। तो पंकज जी क्या दोनों एक दूसरे की जरूरत है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
आपको क्या लगता है जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसमें 3 नेता शपथ लेंगे? अब ये 3 नेता कौन हो सकते हैं? क्या वाकई में फडणवीस, अजीत पवार और शिंदे शामिल होंगे? क्या इन्हीं में से एक मुख्यमंत्री होगा या फिर किसी नए नाम को आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस होंगे। इस बात को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है और 2 उप मुख्यमंत्री में से भी अजीत पवार तय है कि वो रहेंगे, वो शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे शपथ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं अभी गेसवर्क करना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो परिस्थिति है वो चाहेंगे कि आगे बढ़ के मैं ही पार्टी का नेतृत्व करूं, तो उप मुख्यमंत्री और प्लस एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो उनको मिलेगा, तब ही अपनी पार्टी को वो चला सकेंगे। दूसरी बात यह है कि आने वाले वक्त में चुनाव है, बीजेपी और एकनाथ शिंदे अलग अलग रहकर बीएमसी का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, दोनों साथ रहेंगे तो जीतेंगे। ये वही स्थिति होगी जैसे बाला साहब ठाकरे या भाजपा एक साथ रहती थी। तो इस वजह से भी बीजेपी भी चाहेगी कि एकनाथ शिंदे को एक कंट्रोलिंग पोजीशन दिया जाए जहां से वो प्रचार कर सके महायुति के लिए बीएमसी चुनाव में। बहुत महत्वपूर्ण है बीएमसी का चुनाव, इस विधानसभा चुनाव से कम महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे तो यही वजह है कि बीजेपी शिंदे को लगातार मनाने की कोशिश कर रही है। शिंदे नाराज हो गए तो चुनाव मुश्किल हो जाएगा। नहीं, दोनों को नुकसान होगा। देखिए, एक तो एकनाथ शिंदे, उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा विकल्प सीमित हो जाएंगे और मौके की तलाश में कुछ लोग हैं, उद्धव ठाकरे, कि चलो शिंदे उधर से अलग हो कि हम जंप करके बीजेपी की तरफ आए, लेकिन वो विरासत की जंग हार चुके हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती कि उन्हें वापस दोबारा। पंकज जी, जिस तरीके से जी मैं दूसरी बात यह है कि एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ न, क्योंकि बीजेपी के पास संगठन है, कार्यकर्ता है, इनके पास, शिंदे के पास मास अपील है, चेहरा है, इनकी छवि अच्छी है, नो डाउट। शिंदे की छवि अच्छी है, मेहनती की छवि है और बहुत नीचे से उठकर ऊपर आए हैं। जुझारू शिव सैनिक हैं, वो पुराने शिव सैनिकों की तरह इनके पास तेवर है, तो इन सब की वजह से लोग पसंद करते हैं। तो दोनों एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए दोनों एक दूसरे को हार्ड बार्गेन करें, लेकिन मान गए और सब कुछ अभी बिल्कुल तय है कि यही तीनों शपथ लेंगे। कल विधानमंडल के अंदर भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है, उस बैठक में देवेंद्र फडणवीस को सीएम के रूप में चुना जाएगा और वहीं से सारे पार्टी चले जाएंगे राजभवन, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और शाम को आजाद मैदान में टेंट वगैरह सब लगना शुरू हो चुका है, वो विजुअल्स मैं थोड़ी देर में भेजूंगा। तो वो सब तैयारियां शुरू हो चुकी है, वहां शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से पंकज जी ने बताया कि आज विधायक दल की बैठक होनी है और इस बैठक में विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसका नाम आगे बढ़ेगा, ये आज फाइनल हो जाएगा। उसके बाद कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और कहा जा रहा है कि फडणवीस ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। शिंदे और अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि वाकई 2 डिप्टी सीएम बनते हैं और शिंदे वाकई डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हैं या नहीं, ये कल बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।